अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 21। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ शिक्षित एजुकेटेड इंडियंस ने, समाज सुधारक जो थे, उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश की। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ईरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। उसमें फर्स्ट ईरा यानी कि युग। ये टाइम पीरियड में बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म के माध्यम से हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें सुधारी, जो जिसकी वजह से हमारा जो देश था बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो उन चीज़ों को इन्होंने, जो हमारी कमियां थी हमारे देश में, उनको दूर किया और समाज को सुधार कर हमारे एक जो समाज है उसको नई दिशा दिखाई और बहुत उन्नति हुई उसके बाद से। तो ये हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन लोग थे और किस किस जो इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से उन लोगों ने क्या क्या सुधार किए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको ईरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये युग जो है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, इस युग में हुआ था। तो उसमें पहला है ब्रह्मो समाज। देखिए ब्रह्मो समाज में क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय established द ब्रह्मो समाज इन बंगाल। कब की बात है? 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इस संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था की? ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इन बंगाल, कहाँ पर किया? बंगाल में। ही हैड स्टडीड मैनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजियंस। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जानते थे और बहुत सारे रिलीजन को इन्होंने पढ़ा हुआ था। बहुत सारे रिलीजन के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते थे। थ्रू इट हिज आइडियोलॉजी ऑफ एडवैता फिलॉसफी वॉज डेवलप्ड। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद, बहुत सारे धर्म को जानने के बाद, इन्होंने इनकी जो विचारधारा थी एडवैता फिलॉसफी के ऊपर इन्होंने डेवलप किया। एडवैता फिलॉसफी क्या होता है? स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी, जिसमें कि हम एक भगवान को मानते हैं, प्रेयर करते हैं। ये नहीं कि हर पर्सन के भगवान अलग है, हिंदू के अलग है, मुस्लिम के अलग है। इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने एडवैता फिलॉसफी का डेवलपमेंट किया। मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वलिटी, protest against rituals and following the way of prayers were the principle of ब्रह्मो समाज। जो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, उसके बहुत सारे इन्होंने प्रिंसिपल्स रखे। देखिए क्या है मोनोथिज्म, यानी कि एक ईश्वर को मानने के लिए इन्होंने लोगों को बोला कि मैंने बहुत सारे रिलीजन पढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक भगवान यानी एक ईश्वर, सबका, सभी का ईश्वर एक है, उसको मानने के लिए लोगों को बोला। एंड कास्ट एंड क्लास इक्वलिटी, इन्होंने बोला कोई कास्ट और कोई क्लास अलग अलग नहीं है, सभी हमारी कास्ट और सभी क्लास इक्वल हैं। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी हमारे पुराने रीति रिवाज, जिसको जो हम मानते आ रहे हैं कि नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है, मैन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया। जो रिचुअल्स थे हमारे, उसका इन्होंने विरोध किया। एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वर द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज। और अपने ब्रह्मो समाज के माध्यम से इन्होंने क्या बोला, जो हमारा जो इन्होंने प्रिंसिपल्स रखे थे, क्या? समान, इक्वलिटी। ठीक है, उन्होंने ये अपना प्रिंसिपल रखे थे कि हमारे जो सभी लोग, हमारे लिए सभी कास्ट के लोग एक समान हैं, सभी क्लास के लोग एक समान हैं और सभी हमारे एक ईश्वर को मानने वाले हैं सब लोग। और हमें अपने जो ईश्वर है उसको प्रेयर करना है, उसके लिए प्रेयर करना है, और उसके माध्यम से इन्होंने ब्रह्मो समाज के स्थापना करी। ही अपोज्ड द सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिजेस, पर्दा सिस्टम। अब आपको शायद पता होगा कि सती प्रैक्टिस, सती क्या होता है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। सती यानी कि उस टाइम पीरियड में जिसका हस्बैंड, जिस लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसकी जो चिता जलाई जाती है हस्बैंड की, वहाँ उस चिता के ऊपर उसकी जो वाइफ है उसको भी बैठा दिया जाता था और बोला जाता था कि जब उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब उसकी वाइफ को जीने का कोई अधिकार नहीं है और वो सती हो गई। यानी उसकी हस्बैंड की चिता के ऊपर उसकी वाइफ को बैठा दिया जाता था और बोलता था वो सती हो गई, यानी उसकी भी डेथ हो जाती थी। तो ही अपोज्ड, राजा राम मोहन राय ने अपने ब्रह्मो समाज के माध्यम से इस सती प्रथा को अपोज किया और उसको ख़त्म करवाया। उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस, उस टाइम पीरियड में बहुत छोटे से कम उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती थी, बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। उससे क्या होता था कि वो अपने एजुकेशन या जो भी चीज़ में वो पढ़ना चाहते वो नहीं कर पाते थे। तो राजा राम मोहन राय ने चाइल्ड मैरिजेस को भी, उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी विरोध किया
और उसको भी ख़त्म करवाया। उसके बाद पर्दा सिस्टम, जो लेडीज़ उस टाइम पीरियड में रहती थी उनको पर्दे में रखा जाता था, तो उस सिस्टम को भी इन्होंने राजा राम मोहन राय ने अपोज किया और उसको ख़त्म करवाया। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिजेस, तो इन्होंने किन किन चीज़ों को प्रमोट किया? विडो रीमैरिजेस एंड फीमेल एजुकेशन। तो विडो रीमैरिजेस मतलब विडो यानी कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसको विडो कहा जाता है, और उसको उस टाइम पीरियड में दोबारा शादी करने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी। तो राजा राम मोहन राय ने अपने इस जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन था ब्रह्मो समाज, इसके माध्यम से उन्होंने जो विडो लोग हैं उनकी दोबारा शादी करने को प्रमोट किया, लोगों को जागरूक कराया कि उन्हें भी जीने का अधिकार है, तो उन्हें भी दोबारा अगर वो शादी करने की इच्छा रखती हैं तो उनकी दोबारा शादी करने की इजाज़त दी जाए, ऐसा उन्होंने प्रमोट किया उनको। और फीमेल एजुकेशन, उनका ये मानना था कि अगर फीमेल को हम एजुकेशन दिया जाए, अगर हम गर्ल चाइल्ड को हम एजुकेशन देंगे, उस टाइम पीरियड में गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, तो उनका ये मानना था कि अगर फीमेल एजुकेशन को हम बढ़ावा देंगे तो एक फीमेल अगर घर में उसको एजुकेशन मिलेगी तो वो उसका पूरा घर एजुकेटेड हो जाएगा, वो अपने बच्चों को, अपनी सभी लोगों को एजुकेशन देगी, तो इससे समाज में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो इसलिए फीमेल एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया और विडो रीमैरिजेस को भी प्रमोट किया। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, और उन्होंने इसी के लिए हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोले जिसमें कि फीमेल एजुकेशन को फ्री में एजुकेशन दी जाती थी। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, और उन्होंने पेपर चलाया संवाद कौमुदी जिसका नाम था। उस पेपर के माध्यम से वो लोगों को जागरूक कराते थे इन सभी चीज़ों जो उन्होंने भी अवेयर कराया इस चैप्टर में, तो वो उस पेपर के द्वारा लोगों को उससे अवेयर कराते थे और उनको जागरूक कराते थे और उनको भी साथ में आने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रार्थना समाज। तो अब देखिए, दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर स्टैब्लिश प्रार्थना सभा इन मुंबई इन 1848। 1848 में दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। लेटर प्रार्थना सभा was dissolved and some of its member founded the प्रार्थना समाज। अब देखिए, कुछ टाइम पीरियड तक तो ये चला प्रार्थना समाज, लेकिन उसके बाद में इसके कुछ जो मेंबर्स थे वो इधर उधर चले गए, तो इसके लिए ये जो सभा थी वो बिखर गई। और उसके बाद एंड सम ऑफ इट्स मेंबर, उसके कुछ मेंबर जो थे उन्होंने फिर से प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसके बाद दादोबा's ब्रदर, जो दादोबा के भाई थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इस संस्था के, और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने प्रार्थना समाज के। The prestige of the institution increased due to the enrollment of young graduates from Mumbai University। अब उस टाइम पीरियड के बाद में जो इस इंस्टीट्यूशन की जो प्रेस्टीज थी, जो शान थी, वो और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो यंग ग्रेजुएट्स थे, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो यंग ग्रेजुएट्स पढ़े हुए लोग थे, उन्होंने इस सभा को ज्वाइन किया और इस सभा में आए और भर्ती हुए। अब आपको मालूम है उस टाइम पीरियड में ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो जब उन्होंने ग्रेजुएट उस टाइम पीरियड के पढ़े हुए लोग इस प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया, तो इस जो समाज है इसकी स्थापना, इसकी शान और बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद जस्टिस रानाडे डॉक्टर R.G. भंडारकर, जो जस्टिस थे यानी कि जज थे रानाडे डॉक्टर R.G. भंडारकर, कैरीड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। उन्होंने इस संस्था को, इस समाज को और आगे लेके चले गए, प्रार्थना समाज को। द अपोजिशन ऑफ आइडियल वर्शिप, और उन्होंने जो मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का अपोजिशन किया। और मोनोथिज्म यानी कि एक ईश्वर की, उन्होंने बोला हमें सभी को एक ईश्वर को मानना चाहिए, ना कि मूर्ति पूजा। सबके अपने मूर्ति लेकर सब लोग पूजा करेंगे, उससे क्या होगा? कास्ट एंड क्लास सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सबको बोला एक ईश्वर में विश्वास रखो और प्रेयर्स करना है। एंड अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स वर द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज। और जो इसका जो अपोजिशन ऑफ रिचुअल से, जब मैंने आपको पहले भी बताया, जो पुराने रीति रिवाज है इन्होंने उसका अपोजिशन किया यानी उसका विरोध किया। वर द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज, ये इसके प्रिंसिपल्स थे प्रार्थना समाज के। दे स्ट्रेस द डिवोशन एंड प्रेयर्स। उन्होंने किस पे जोर देने के लिए बोला? आस्था और प्रेयर्स। उन्होंने बोला हमें किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखना है, एक ईश्वर को मानना है और उस पर आस्था रखनी है और उसी के लिए प्रेयर करनी है। फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज
वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित्स। तो अब इन्होंने क्या किया इस संस्था के द्वारा, फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, समाज को सुधारने के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज ने क्या स्टार्ट किया, ऑर्फनेज यानी कि अनाथाश्रम इन्होंने स्टार्ट किया। वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो सिर्फ वुमेन्स के लिए थे, ताकि वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए और एजुकेशन ग्रहण करें। नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स, और बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो दिन में काम करते थे, तो उनको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में सभी स्कूल दिन में ही खुलते थे। तो इनके लिए नाइट स्कूल स्टार्ट किए फॉर वर्कर्स ओनली, तो जो दिन में काम करते थे उनके लिए रात में पढ़ने के लिए उन्होंने नाइट स्कूल स्टार्ट किए, ताकि उनको अगर वो जो पढ़ना चाहते हैं वर्कर्स वो रात में भी पढ़ सके। तो नाइट स्कूल उनके लिए खोले वर्कर्स के लिए। एंड सोसाइटी फॉर दलित्स, और दलित के लिए भी बहुत सारा इन्होंने काम किया, बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए। महर्षि विठल रामाजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, एस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। तो महर्षि विठल रामाजी शिंदे जो मेंबर थे किसके, प्रार्थना समाज के, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन स्टार्ट किया। डिप्रेस्ड क्लास मिशन किसके लिए, दलित लोगों के आगे बढ़ने के लिए। थ्रू द मिशन ऑन अटेम्प्ट वाज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी सामाजिक प्रॉब्लम है उन सभी को दूर करने के लिए डिप्रेस क्लासेस मिशन दलित लोगों के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे उनको जितनी भी सामाजिक प्रॉब्लम है वो सभी इस क्लास मिशन के, डिप्रेस क्लासेस मिशन के द्वारा हम उनको दूर कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सत्य शोधक समाज। अब इसको रीड करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। तो सत्य शोधक समाज किसने शुरू किया था, महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया था सत्य शोधक समाज। कब किया था, 1873 में। ओके, सत्य शोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी। तो सत्य शोधक समाज का प्रिंसिपल क्या था, इनकी जो संस्था थी उसका प्रिंसिपल क्या था, बेसिस ऑफ द इक्वलिटी, समाज में सभी लोग एक समान है, इक्वलिटी यानी समानता की भावना, उसका वो इस समाज का प्रिंसिपल था। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत की जो उस टाइम पीरियड में भावना थी उसका इस समाज ने विरोध किया। दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वुमेन, इन्होंने समर्थन किया किसका, एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो दलित लोग थे उनकी एजुकेशन के लिए और वुमेन लोगों की एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत आगे आए और उनका समर्थन किया कि वुमेन लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और दलित लोगों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणचीन कसाब, गुलामगिरी एंड शेतकऱ्याचे असूद एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी महात्मा फुले ने, सोसाइटी में समाज सुधारक के लिए इन्होंने ये सभी बुक्स लिखी हैं जिससे कि समाज में सुधार हो। एंड ही severely criticized the tradition and custom and made discrimination between men and women or rather human being itself। इनका ऐसा सोचना था कि जो समाज में कस्टम को लेकर एक दूसरे के प्रति आलोचना लोग करते हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, आदमी और औरत के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सभी हमें छोड़ना चाहिए और हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं, तो हम सभी के अंदर ह्यूमैनिटी की भावना आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। ही रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश एज अ कमेंट्री ऑन वेदास, और जिसमें उन्होंने हमारे वेदास की चर्चा की थी। वेदास यानी जो आपने पहले शायद नाम सुने होंगे या पढ़ा भी होगा, वेदास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वो सब रहते थे ना, तो उसकी इन्होंने इस अपने जो बुक में चर्चा की सत्यार्थ प्रकाश में। एंशियंट वैदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन विच हैज़ नो प्लेस फॉर कास्टिज्म। इनका ऐसा मानना था कि जो हमारे पुराने वेदास हैं वहाँ पर जो ट्रू रिलीजन है उसकी धर्म की को मानने वाले थे, विच हैज़ नो प्लेस फॉर कास्टिज्म, जिसमें कि कास्टिज्म, कास्ट की कोई भी प्लेस नहीं था, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे उस टाइम पीरियड में। ही asserted that there should be जेंडर इक्वलिटी, और ये इन्होंने बलपूर्वक कहना शुरू किया शुड बी जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो मेल और फीमेल है उसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान है।
गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का स्लोगन क्या था? गो बैक टू द वेदास, यानी कि गो बैक टू द वेदास यानी वेदास में जाकर देखो उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी। वेदास में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई क्लास सिस्टम नहीं था, कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था मैन एंड वुमेन के बीच में, इसीलिए इन्होंने बोला गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। ठीक है, द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वर ओपनड ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में आर्य समाज की बहुत सारी ब्रांचेज इन्होंने ओपन कर दी एंड मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर इस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। और उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए, इस्टेब्लिश कर दिए तो इस मीडियम ऑफ द आर्य समाज के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद, अ क्लोज डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस इन 1897। रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश, किसने इस्टेब्लिश किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही परम शिष्य थे, नज़दीकी शिष्य थे। इन्होंने कब स्थापना की थी इसकी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर सर्विस टू द सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन ने समाज की सेवा के लिए बहुत काम किए थे। द मिशन वर्कड फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमाइन स्ट्राइक पीपल, पेशेंट, मेडिकल हेल्प फॉर द पुअर, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब इन्होंने क्या क्या काम किए थे समाज के लिए? द मिशन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्प टू द फेमाइन स्ट्राइक पीपल, यानी जो अकाल वगैरह आते हैं ना, बाढ़ आ गई है या सूखा पड़ गया है, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, उनकी सेवा करी है, उनके लिए बहुत सारा हेल्प करी है। मेडिकल हेल्प टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं जो मेडिकल हेल्प नहीं ले पाते हैं उनके लिए भी इन्होंने बहुत मदद की है। और फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, फीमेल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड धार्मिक ग्रोथ, जो हमारे धर्म है उसका भी ग्रोथ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सीलेंट ऑरेटर। आपको शायद पता भी होगा स्वामी विवेकानंद ने यूथ लोगों के विकास के लिए बहुत काम किए, बहुत सारे इन्होंने स्लोगन दिए और बहुत अच्छे ये ऑरेटर थे। ऑरेटर यानी वक्ता, जब ये बोलते थे लोग सब कुछ काम छोड़ के उनको सुनने लगते थे। जब इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना अच्छा बोलते थे वो, उनको बोलते हैं ऑरेटर। एक्सीलेंट ऑरेटर थे वो स्वामी विवेकानंद। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893 एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। और इन्होंने जो शिकागो में एक रिलीजन के ऊपर पार्लियामेंट हुई थी, उसमें इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था शिकागो में जाके। और उनका स्लोगन था अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ। अराइज यानी टू बिगिन, यानी उठो, अवेक यानी जागना, एंड स्टॉप नॉट यानी कि तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो जाए। क्या था इनका स्लोगन? अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो ये स्लोगन आप याद रखिए, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा स्लोगन है और ये मैं आप लोगों को ही बोलना चाहूँगी कि आप इस स्लोगन को अपने जीवन में भी अपनाएं, ताकि आप जो भी गोल आपका हो उसको अचीव ज़रूर करने के लिए ये जो इन्होंने ये दिया है स्लोगन, इसको ज़रूर अपनाएं। क्या है, एक बार फिर से आप रिपीट करिए मेरे साथ। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए। यानी आपने, हर आदमी का कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और जब तक तुम उसको अचीव नहीं कर लो तब तक तुम रुको नहीं। ठीक है, वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज था किसके लिए? इंडियन यूथ के लिए, कि तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एक बार चैप्टर फिर से रीड करिए और ये वीडियो फिर से दोबारा देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।